हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चले फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी के एग्जामों को ध्यान में रखकर ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। आज ही क्लास में आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। बस आप धैर्य से क्लास को अंत तक देखते चलिए। तो चलिए, कम समय में बेहतरीन रिवीजन के लिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज ही क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलाई करते समय कौन सा टाँका सबसे सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे बैक टाँका, रनिंग टाँका, क्रॉस टाँका, चेन टाँका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा और आपको बताना है कि सिलाई करते समय कौन सा टाँका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो सबसे सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला टाँका है रनिंग टाँका। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रनिंग टाँका सबसे सरल और सामान्य टाँका होता है जो कपड़े को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, माप लेने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ढीले कपड़े पहनने चाहिए, कसे हुए कपड़े पहनने चाहिए, टेप को तंग खींचना चाहिए या टेप आराम से शरीर पर लगाना चाहिए। आपको यहाँ पर माप लेने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, टेप आराम से शरीर पर लगाना चाहिए। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। अगर शरीर की माप लेने की बात करें तो शरीर की सही फिटिंग सही माप के अभाव में नहीं आ सकती, इसलिए किसी विशेष वस्त्र को बनाने के लिए उसके लिए जरूरी नाप का पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लाउज की सिलाई में सबसे पहले कौन सा भाग जोड़ा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, स्लीव, कॉलर, कंधा या किनारा। आपको बताना है कि ब्लाउज की सिलाई में सबसे पहले कौन सा भाग जोड़ा जाता है। तो सबसे पहला भाग जोड़ा जाता है कंधे वाला भाग। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कंधे की सिलाई पहले की जाती है क्योंकि यह संरचना की नींव होती है, इसलिए ब्लाउज की सिलाई में सबसे पहला भाग कंधे वाला भाग जोड़ा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की और। पैटर्न ड्राफ्टिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, रंगाई से, छपाई से, वस्त्र संरचना से, कपड़े की आकृति बनाने से। आपको यहाँ पर पैटर्न ड्राफ्टिंग पूछी गई है, तो पैटर्न ड्राफ्टिंग संबंधित है कपड़े की आकृति बनाने से। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और। कपड़ों को धोते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, उबालना, सुखाना, रंग छांटना या इस्त्री करना। आपको बताना है कि कपड़ों को धोते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले रंग छांटना चाहिए। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कपड़े धोने से पहले रंग छोड़ने वाले कपड़े को अलग करना जरूरी होता है ताकि अन्य कपड़े खराब न हो, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की और। रेशम जैसे नाजुक वस्त्रों को किस प्रकार धोया जाना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर दे, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, हल्के डिटर्जेंट से, मशीन से या साबुन से रगड़कर। आपको यहाँ पर रेशम जैसे नाजुक वस्त्रों को किस प्रकार धोया जाना चाहिए ये आपको बताना है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट से धोना चाहिए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। इस्त्री करते समय कपड़ों पर चमक न आए इसके लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, तेज गर्मी देना, गीले कपड़े से ढककर इस्त्री करना, उल्टा करके इस्त्री करना या ड्रायर से सुखाना। आपको यहाँ पर बताना है कि इस्त्री करते समय कपड़ों पर चमक न आए इसके लिए क्या करना चाहिए। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गीले कपड़े से ढककर इस्त्री करना चाहिए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। स्टार्च लगाने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, रंग को बढ़ाना, गंध देना, कपड़े को कड़ा करना या कपड़े को हल्का करना। आपको बताना है स्टार्च लगाने का उद्देश्य क्या है। तो स्टार्च लगाने का जो उद्देश्य है वह कपड़े को कड़ा करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दिखावा करना, संसाधनों का अपव्यय, पारिवारिक संसाधनों का कुशल उपयोग या फर्नीचर बदलना। आपको बताना है कि गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पारिवारिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, निर्णय लेने की पहली अवस्था क्या होती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, कार्य करना, विकल्प चुनना, समस्या की पहचान करना या परिणाम देखना। आपको बताना है कि निर्णय लेने की पहली अवस्था क्या होती
है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, समस्या की पहचान करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। संसाधनों का विनियोग क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, नई वस्तुएं खरीदना, संसाधनों को बेचना, संसाधनों का उचित प्रयोग या पैसे जमा करना। आपको यहाँ पर संसाधनों का विनियोग क्या है ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, संसाधनों का उचित प्रयोग करना, संसाधनों का विनियोग है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, बजट क्या दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, व्यय की सूची, आमदनी व खर्च की योजना, खर्च की गणना या केवल आमदनी। आपको यहाँ पर बताना है कि बजट क्या दर्शाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, आमदनी व खर्च की योजना। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम पारिवारिक बजट की बात करें तो 3 प्रकार के बजट होते हैं, जिसमें बचत का बजट, घाटे का बजट और संतुलित बजट होता है। अगर हम यहाँ पर संतुलित बजट की बात करें तो ऐसा बजट जिसमें जब ऐसी स्थिति हो, न बचत हो और न घाटा, तो इसे संतुलित बजट कहा जाता है। वहीं अगर बचत के बजट की बात करें, जब आय खर्च से अधिक हो तथा परिवार के लिए बचत भी की जा सके, उसे बचत का बजट कहा जाता है। और इसमें सबसे अच्छा बजट बचत का बजट माना जाता है। ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलिएगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, बचत क्यों आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, दिखावे के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, वर्तमान में खर्च न करने के लिए या बैंक को पैसा देने के लिए। आपको यहाँ पर बचत बताना है कि क्यों आवश्यक है। ये जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत आवश्यक है, इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, किताबें पढ़ना, टीवी देखना, कचरे का गलत निपटान या भोजन बनाना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। घरेलू प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घरेलू प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है कचरे का गलत निपटान। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, जल प्रदूषण से बचने का उपाय क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, साबुन से अधिक कपड़े धोना, नालियों में कचरा डालना, रसायनों को सही तरीके से फेंकना या अधिक स्नान करना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रसायनों को सही तरीके से फेंकना। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें जल प्रदूषण की, तो जल में निश्चित अनुपात में खनिज, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें होती है। जब इसमें अनावश्यक व हानिकारक पदार्थ घुल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण जल में विषाक्त पदार्थ के मिलने के कारण होता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलेगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, मातृकला का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, माताओं को पढ़ाना, बच्चे को स्कूल भेजना, शिशु के पालन पोषण की वैज्ञानिक जानकारी देना या बच्चा पैदा करना। आपको यहाँ पर मातृकला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शिशु के पालन पोषण की वैज्ञानिक जानकारी देना, यही मातृकला का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, शिशु पालन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, बच्चा मोटा हो, बच्चा चुप रहे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास हो या बच्चा अधिक खाए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो शिशु पालन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मातृकला में शिशु के लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, बोतल वाला दूध, माँ का दूध, गाय का दूध या ठोस भोजन। आपको यहाँ पर बताना है कि मातृकला में शिशु के लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, माँ का दूध। अगर हम यहाँ पर माँ के दूध की बात करें तो पहला
पीला गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है, जो बच्चे के लिए अति आवश्यक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसलिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ यानी संपूर्ण आहार बच्चे के लिए माना जाता है। अगर हम मातृ कला की बात करें तो एक ऐसा ज्ञान है जो माँ को शिशु की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं विकास से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु मातृकला में किस बात पर विशेष बल दिया जाता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, उसे अकेला छोड़ना, खेल कराना, स्वच्छता व टीकाकरण, मिठाई खिलाना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्वच्छता व टीकाकरण। शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु मातृकला में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। शिशु पालन में माता पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, क्योंकि वे पैसे कमाते हैं, क्योंकि वे अधिक अनुभवी होते हैं, क्योंकि वे शिशु के पहले शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे बड़ा घर लाते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो शिशु पालन में माता पिता की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि वे शिशु के पहले शिक्षक होते हैं और यहाँ पर घर को बच्चे की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि वे शिशु के पहले शिक्षक होते हैं। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, उत्तक, कोशिका, अंग या तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कोशिका। कोशिका मानव शरीर की मूलभूत इकाई होती है, जिससे उत्तक, अंग और तंत्र बनते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कोशिका। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका मानव शरीर में अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित है। इन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव शरीर की रचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवंशिक इकाइयाँ होती है। ये भी आप ध्यान से देखते ही चलिएगा। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पाचन करना, हार्मोन बनाना, रक्त पंप करना या भोजन को संग्रह करना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको हृदय का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें हृदय की, हृदय जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचते हैं, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम हृदय की बात करें तो यह केंद्रीय पंपिंग अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। मानव का हृदय लाल रंग का, मांसल, खोखला व तिकोना आकार का होता है, जो पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय लंबवत रूप से दो भागों में बटा होता है। संपूर्ण हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। दाईं तरफ ऊपर वाला कक्ष दायां आलिंद या राइट एट्रम तथा निचला कक्ष दायां नीले जिसे राइट वेंट्रिकल कहलाता है। ठीक इसी तरह बाईं तरफ नीचे वाला कक्ष बायां नीले कहलाता है। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलेगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, फेफड़े, आंत, यकृत या गुर्दा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लगाते चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि पाचन तंत्र का मुख्य अंग क्या है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आंत। आंत पाचन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, डॉक्टरी सिखाना, केवल दवा का ज्ञान, जीवन शैली में सुधार लाना या एम्बुलेंस चलाना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है जीवन शैली में सुधार लाना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्वच्छता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे, कोई प्रभाव नहीं, रोग फैलते हैं
रोगों की रोकथाम होती है, दवा की जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्वच्छता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, रोगों की रोकथाम होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, बैलेंस डाइट संतुलित आहार का क्या लाभ है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, वजन कम करता है, शरीर को थका देता है, शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक, या केवल भूख मिटाना है। आपको जल्दी से अपना आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर संतुलित आहार का क्या लाभ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से आप अपना आंसर। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर संतुलित आहार की बात करें तो ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व यहाँ पर विशेष मात्रा में, इनकी सही मात्रा में होते हैं, वही संतुलित आहार कहलाता है। और संतुलित आहार मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। अगर हम आहार की बात करें तो भूख शांत करने के लिए जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसे ही हम आहार कहते हैं। ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलेगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, चार्ल्स डार्विन, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडेल या न्यूटन। आपको जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। और इनके द्वारा ही अगर हम बात करें, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के द्वारा ही मटर के पौधों पर प्रयोग किया गया और आनुवंशिकी सिद्धांत की खोज भी इनके द्वारा ही की गई। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, आनुवंशिकी किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, रोगों का, शरीर के अंगों का, लक्षणों के वंशानुक्रम का या भोजन का। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो आनुवंशिकी अध्ययन करता है लक्षणों के वंशानुक्रम का। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें आनुवंशिकी की, तो आनुवंशिकी माता पिता से संतान में आने वाले जैविक गुणों के अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। डीएनए का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड या डाटा न्यूट्रल एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। अगर हम बात करें डीएनए की, तो यह एसिड है जो शरीर में आनुवंशिकी यहाँ पर सूचनाओं को संग्रहित करता है। यहाँ पर इसे भी आप ध्यान से देखते हुए चलेगा। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, शारीरिक विकलांगता का सामान्यतः कारण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, मानसिक तनाव, आनुवंशिकी दोष, शिक्षा की कमी या सामाजिक अलगाव। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। अगर हम यहाँ पर शारीरिक विकलांगता की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा, आनुवंशिकी दोष। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आनुवंशिकी कई बार जन्म से ही या किसी दुर्घटना के कारण व्यक्ति में यहाँ पर अंग विशेष की कार्य क्षमता को प्रभावित होती है, जो उसे शारीरिक रूप से भी विकलांग बना देती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की और। पोलियो किस प्रकार की विकलांगता उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, मानसिक, दृष्टि संबंधी, शारीरिक या श्रवण संबंधी। ऑप्शन यहाँ पर देखें, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शारीरिक विकलांगता। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की और। मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, बहुत तेज बोलता है, भावनात्मक अस्थिरता, अधिक आक्रामक होता है या नृत्य में कुशल होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति की विशेषता होती है भावनात्मक अस्थिरता। यहाँ पर हम बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की और। मानसिक विकास बाधित होने की अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, बधिरता, दृष्टि दोष, मंदबुद्धिता या पक्षाघात। अपना आंसर आप जल्दी से यहाँ पर दीजिए। तो मानसिक विकास बाधित होने की अवस्था को हम यहाँ पर मंदबुद्धिता कहते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही
होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। मंदबुद्धिता मानसिक विकास की धीमी गति या अविकसित मस्तिष्क के कारण मंदबुद्धिता उत्पन्न हो जाती है। ये भी आप ध्यान से देखते हैं चलिएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की और सामाजिक विकलांगता का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए समाज में नौकरी न मिलना, व्यक्ति का समाज में सहभागिता न कर पाना या आर्थिक हानि या जाति का भेदभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लगाते हैं चलिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि सामाजिक विकलांगता का क्या तात्पर्य है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। व्यक्ति का समाज में सहभागिता न कर पाना यही सामाजिक विकलांगता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की और सामाजिक विकलांगता की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सरकारी योजना, शिक्षा एवं जागरूकता, दंडात्मक व्यवस्था या केवल दान। ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा। आपको बताना है कि सामाजिक विकलांगता की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय होगा शिक्षा एवं जागरूकता फैलाना। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36 ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलेगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि आज की क्लास में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे नौकरी देना, शहरी युवाओं को रोजगार, ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना या वृद्धों को सहायता देना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। तो ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाने वाले हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें ट्राइसेम की तो ट्राइसेम योजना की शुरुआत 1979 में शुरू की गई थी ताकि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो ये भी आप ध्यान से देखते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37 ट्राइसेम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर मंत्रालय बताना है कि ट्राइसेम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देंगे तो ट्राइसेम योजना आती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो बी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38 माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे विद्यार्थियों को व्यावसायिक बनाना, सामान्य ज्ञान देना, व्यक्तित्व व नैतिक मूल्यों का विकास करना या केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कराना। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। आपको बताने कि माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ये आपको जल्दी से अपना आंसर में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो व्यक्तित्व व नैतिक मूल्यों का विकास करना। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में हम जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और माध्यमिक विद्यालय में कौन सा आयु वर्ग आता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए 3 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 16 वर्ष या 17 से 22 वर्ष। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। आपको यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में कौन सा आयु वर्ग आता है ये आपको बताना है। तो 11 से 6 वर्ष का यहाँ पर आयु वर्ग का यहाँ पर आता है माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6 से 10 तक की पढ़ाई को माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है, जिसमें लगभग 11 से 16 वर्ष की आयु के विद्यार्थी होते हैं। तो सी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं केवल डिग्री प्राप्त करना, अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास, नौकरी पाना या विद्यालय चलाना। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर आपसे उच्च शिक्षा का उद्देश्य पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना ही उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 41 कॉलेज में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, विद्यार्थी की समझ और क्षेत्रीय भाषा अनुसार या संस्कृत। आपको यहाँ पर बताना है कि कॉलेज में शिक्षा का अभाव क्या होना चाहिए, इनके माध्यम क्या होना चाहिए। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो विद्यार्थी की समझ और क्षेत्रीय भाषा के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, विद्यालय का सामाजिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, केवल शिक्षा देना, बच्चों को अनुशासित करना, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना या स्कूल की दीवारें सजाना। आपको यहाँ पर बताना है कि विद्यालय का सामाजिक कार्य क्या होता है। जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना, यही विद्यालय का सामाजिक कार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, विद्यालय को कौन संचालित करता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, छात्र, पंचायत, प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यार्थी संघ। आपको यहाँ पर बताना है कि विद्यालय को कौन संचालित करता है। तो विद्यालय को प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधन समिति यहाँ पर संचालित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बालवाड़ी किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, 0 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या 11 से 14 वर्ष। आपको यहाँ पर बालवाड़ी पूछा गया कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 3 से 6 वर्ष के लिए बालवाड़ी होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 3 से 6 वर्ष बालवाड़ी पूर्व माध्य प्राथमिक शिक्षा संस्थान होते हैं जो उसे 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा व देखभाल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, बालवाड़ी में कौन सी गतिविधियाँ प्रमुख होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लिखित परीक्षा, खेल, गीत, चित्रांकन, भाषण या गृह कार्य। आपको बताना है कि बालवाड़ी में कौन सी गतिविधियाँ प्रमुख होती है। तो बालवाड़ी में खेल, गीत व चित्रांकन गतिविधियाँ प्रमुख होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की और। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन यहाँ पर देखें, एकाएक घटित होने वाली, अव्यवस्थित, सतत और क्रमिक या उल्टी। आपको बताना है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो विकास सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास जन्म से मृत्यु तक ये प्रक्रिया विकास की चलती रहती है। तो यहाँ पर हमारी सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, विकास की दिशा क्या होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, नीचे से ऊपर, सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर या बाएं से दाएं की ओर। आपको बताना है कि विकास की दिशा क्या होती है। तो विकास की दिशा सिर से पैर तक की होती है, जिसे हम सेफेलोकॉर्डल या मस्तकाधुमुखी कहते हैं। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, विकास के नियमों में सामान्यतया से विशिष्टता का अर्थ क्या हो? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, बच्चे पहले जटिल काम सीखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दिए गए, बच्चे पहले छोटे अंगों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी, पहले सामान्य क्रियाएं आती है फिर विशेष क्रियाएं, कोई निश्चित क्रम नहीं है। तो जल्दी से आप अपना आंसर यहाँ पर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर विकास के नियमों में सामान्यतः से विशिष्टता के अर्थ आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो पहले यहाँ पर सामान्य क्रियाएं आती है फिर विशेष क्रियाएं आती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सी ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, सभी बच्चों का विकास समान होता है, सभी बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है, केवल शरीर का विकास ही होता है या विकास जन्म के बाद रुक जाता है। आपको यहाँ पर कौन कौन से कथन विकास के बारे में सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है। तो बी ऑप्शन के साथ में हम यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख ही रहे हैं लगभग 30 मिनट में हमने आपको 50 क्वेश्चनों का रिवीजन यहाँ पर कराया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके समय की भी यहाँ पर बचत हो रही है और कम समय में आपको बेहतरीन कंटेंट भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, विकास किन किन क्षेत्रों में होता है? ऑप्शन यहाँ पर देख, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक, केवल बौद्धिक। आपको बताना है कि विकास किन किन क्षेत्रों में होता है। तो विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को उसका फ़ायदा हो सके। और हम ऐसे ही ये प्रयास करते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। बस आप हमारी क्लासेस को लगातार देखते ही चलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।